दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्र अवध के निर्माण की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अवध किस तरह से जो है स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो अवध जो है, अवध अंग्रेजी राज्य और मराठों के बीच जो है एक बफर स्टेट के रूप में हमको जो है दिखाई पड़ता है, नजर आता है। मतलब एक साइड अंग्रेज, दूसरे साइड मराठा और बीच में किसकी अवस्थिति? अवध की। चलिए, अवध के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक हम कहेंगे वो थे सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये 1722 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं फैजाबाद। बल्कि आप इनको पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं बल्कि अर्ध स्वतंत्र कहिए, लेकिन ये वास्तव में स्वतंत्र रूप में ही काम करता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। सादत खां ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध जो षड्यंत्र जा रहा था उसमें जो है भाग लिया। फलतः खुश होकर उनको सर्वप्रथम 5,000, उसके बाद जो है 7,000 की मनसब प्रदान की जाती है और साथ ही साथ बुरहान उल मुल्क की जो है उनको उपाधि भी दी जाती है। किनके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। साथ ही साथ उनको जो है 1720 ईस्वी में एक और इनाम मिलता है कि उनको जो है बयाना का जो है ये फौजदार बनाया जाता है। और 1720 से 22 तक ये आगरा के भी जो है फौजदार रहते हैं। तो साथ ही साथ जो है बयाना और आगरा के फौजदार रहते हैं। और आगरा पर जो है उनका जो ये शासन रहता है, अपने नायब, आगरा में अपने नायब नियुक्त करते हैं। वो नायब कौन थे भाई? नीलकंठ नागर थे। मतलब आगरा का जो आगरा के प्रशासन की जो देख रेख थे वो सादत खां ने नीलकंठ नागर के जिम्मे जो है छोड़ रखा था। चलिए कुछ और बातों पे हम लोग चर्चा कर लें कि 1723 ईस्वी में अवध में नया बंदोबस्त नियम जो है ये लगान को लेके ये लागू किया गया और इससे जो किसानों को फायदा हुआ और इससे जमींदारों के जुल्म से मुक्ति मिली। किनको? किसानों को। सादत खां ने मुगल शासक की तरफ से नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ये युद्ध कब हुआ था भाई? ये युद्ध याद रखिए, करनाल का युद्ध 24 फरवरी सन 1739 को महत्वपूर्ण जो है ये युद्ध। और ये युद्ध चला था मात्र जो है 3 घंटा। रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें जो है किनके बीच चला? ये मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। और नादिर शाह देखिए जो है, नादिर शाह इसमें जो है विजयी होते हैं। अब पराजय किनकी होती है? मोहम्मद शाह की। इस युद्ध में जो सादत खां ने भाग लिया मुगल की तरफ से, वो लड़ा तो वीरता के साथ, परंतु जो है वो नादिर शाह के द्वारा बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में मोहम्मद शाह का जो मीर बख्शी था खाने दौरान वो मारा गया। और हम पहले देख चुके हैं कि सादत खां इसमें जो है बंदी बना लिए गए। युद्ध के बाद निजाम उल मुल्क, जिनके द्वारा हैदराबाद की स्थापना की जाती है, हम लोग देखेंगे अगले जो है चैप्टर में। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता से जो है इस समझौता होता है मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। और मोहम्मद शाह जो है इस बात से खुश होकर निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का जो है पद प्रदान कर देते हैं। देखें सबसे पहले कि समझौता में हुआ क्या बातें हुई समझौते में। तो समझौते में बातें ये हुई कि जो है इस समझौते के तहत नादिर शाह को 50 लाख रुपया जो है ये देना स्वीकार किया गया। किनके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा, कि भाई आप यहाँ से अगर छोड़ के चले जाते हैं तो आपको 50 लाख रुपया जो है मिलेगा। लेकिन शर्त ये थी
कि 20 लाख तो आपको जो है तुरंत दिया जाएगा और 10-10 लाख रुपया जो आपको 3 किस्तों में मिलेगी। कब? लौटते समय। पहला 10 लाख आपको लाहौर में दिया जाएगा, दूसरा 10 लाख आपको अटक में दिया जाएगा और तीसरा 10 लाख आपको जो है काबुल में दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के 50 लाख ये बातें तय हुई निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के माध्यम से। और इससे खुश होकर जो है मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क को क्या बना देते हैं? मीर बख्शी का पद बना देते हैं, क्योंकि मीर बख्शी का पद जो है खाने दौरान की मृत्यु के बाद जो है वो खाली हो गया था। लेकिन यह जो पद है, वास्तव में इस पद का जो आकांक्षी है वो सादत खां था, और सादत खां जो है मीर बख्शी जो है बनना चाहता था, लेकिन उनकी जो है उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो जो है एक चाल चली उन्होंने। उसने जो है किनको? नादिर शाह को कहा कि कहाँ आप जो है इस 50 लाख के चक्कर में भटक रहे हैं। आप अगर दिल्ली पर आक्रमण कर दें, तो आपको 20 लाख नहीं बल्कि आपको 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये इस तरह का जो उकसाने का जो काम किया वो किसने किया भाई? ये क्या? सादत खां ने। देखिए होता क्या है, इनके बहकावे में आकर नादिर शाह ने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ये घटना कब का है भाई? ये 20 मार्च सन 1739 को दिल्ली पर अधिकार हो गया नादिर शाह का। और इसी दौरान हुआ ये कि नादिर शाह की जो है मौत की अफवाह लोगों के बीच फैल गई और लोगों ने जो है ये 20 मार्च को पहुंचे हैं और 22 मार्च को जो है दिल्ली के लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया और नादिर शाह के 700 सैनिकों को जो है मार डाला। अब इससे जो है रुष्ट होकर, दुखी होकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्ले आम का, लोगों की हत्या करने की जो है वो आज्ञा देते हैं अपने सैनिकों को। और इस दौरान जो है 30,000 जो लोग हैं, नागरिक हैं, दिल्ली के मारे जाते हैं। और बाद में जो है मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर, अनुनय विनय पर जो है ये कत्ले आम रोका जाता है। किनके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। नादिर शाह दिल्ली में रहते हैं 57 दिन और 57 दिन जो है ठहरते हैं। वो दिल्ली में क्या अमीर और क्या जनता, सबको जो है बेरहमी से जो है खूब लूटते हैं। इसी दौरान नादिर शाह सादत खां को याद करते हैं और कहते हैं भाई तुम बोला था कि जो है 20 करोड़ रुपये मिलेंगे, अभी तक तो मिला नहीं उस तरह का चीज। सादत खां डर जाता है इससे और वो जो है डर के मारे जो है क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं और इनकी कहानी यहाँ पर खत्म। हालांकि ये आत्महत्या तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी बातें जो है कहीं ना कहीं जो है सही साबित होती है कि जब यहाँ से नादिर शाह जाते हैं तो यहाँ से 30 करोड़ रुपया लूट कर और 7,000 जो है करोड़ों के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती और साथ ही साथ जो है तख्ते ताउस जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा यहाँ से वापस लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सादत खां की कही हुई बातें हैं वो सही तो होती हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से। और अब कहने से फायदा क्या? अब सादत खां जो है आत्महत्या जो है कर चुका होता है और आत्महत्या करने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद देखते हैं कि अवध का फिर जो है अवध के भाग्य का क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सादत खां के बाद सफदरजंग वहां का शासक बनता है। इनका कार्यकाल 1739 से लेकर 1754 और सादत खां को जो है कोई पुत्र नहीं था और उसकी मृत्यु के बाद उनका भतीजा व दामाद सफदरजंग उत्तराधिकारी बनता है। कहाँ का? अवध का। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान के द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित कर देते हैं। चलिए, नहीं भी घोषित करते तो जो इससे पहले सादत खां है, सादत खां ने अपने जीते जी एक तरह से समझिए कि अपने राज्य को वंशानुगत जो है कर चुका था। तो ये एक फॉर्मेलिटी थी कि एक फरमान के द्वारा जो है मोहम्मद शाह सफदरजंग को नवाब घोषित करते हैं। कहाँ का? अवध का। 1748 में एक और घटना घटती है कि इस समय अहमद शाह जो है, आप जानिए कि 48 तक कार्यकाल रहता है मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह। तो 1748 ईस्वी में जो है सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया
और वजीर नियुक्त करने के साथ ही साथ उनको इलाहाबाद का जो प्रांत है, इलाहाबाद का भी प्रांत जो है उनको दे दिया गया। इसी कारण, इस घटना के कारण, वजीर बनने के कारण, इस घटना के कारण जो अहमद शाह के जो भी उत्तराधिकारी हुए वो नायब वजीर कहलाने लगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से इस चीज को याद रखिएगा। उसने बोले तो अहमद शाह, उसने मराठों से दोस्ती कर ली और रुहेलों और बंगसों के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई शुरू कर दी, और इनके खिलाफ लड़ाई में जो है ये मराठों का भी साथ लेते हैं। हम लोग देखेंगे इसको आगे। सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है कब? 1754 ईस्वी में। चलिए, इसके बाद एक शासक है शुजा-उद-दौला, और इनके समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। शुजा-उद-दौला, इनका कार्यकाल 1754 से 1775 रहता है। सफदरजंग के बाद ये उनका पुत्र रहता है। ये शुजा-उद-दौला नवाब बनते हैं कहाँ का? अवध का। इसने वजीर इमादुल मुल्क, ये वजीर कहाँ का? वजीर दिल्ली का, मुगल साम्राज्य का वजीर इमादुल मुल्क के डर से भाग रहे मुगल शासक शाह आलम दूती, जानिए इनके पिता की हत्या जो है कर दिए थे, जो है इन्हीं के वजीर के द्वारा कर दी गई थी। तो ये डरे डरे रहते थे, ये भागे भागे फिर रहे थे और अपने आप को शासक घोषित करते हैं। ये कहाँ पर? आपको याद होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, बताइए कि जो है शाह आलम दूती ने अपने आप को कहाँ बादशाह घोषित किया था। तो चलिए, तो इस तरह से इमादुल मुल्क के डर से भाग रहे मुगल सम्राट शाह आलम दूती की जो है स्वागत करते हैं कौन? शुजा-उद-दौला। कहाँ पर? लखनऊ में। ये घटना है 1759 की। इसने मतलब शुजा-उद-दौला ने, इसने पानीपत के युद्ध में जो लड़ा गया 1761 में, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पानीपत के तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? शुजा-उद-दौला ने। साथ ही साथ इनके समय में और कुछ घटना घटती है। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध होता है, और इस बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाले कौन? एक साइड अंग्रेज और दूसरे साइड मीर कासिम तथा कथित जो है बंगाल के भगोड़े नवाब, दूसरा जो है मुगल सम्राट शाह आलम दूती, और अवध के नवाब जो है शुजा-उद-दौला। ये भाग लेते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन ये पराजित होते हैं और इनको संधि करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है। ये घटना है सन 1764 की, बक्सर की युद्ध। संधि होती है 65 में, हम लोग देखेंगे। इस पराजय के बाद क्लाइव के साथ शुजा-उद-दौला की संधि होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की पहली संधि किनके साथ? शाह आलम दूती के साथ। और इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ? शुजा-उद-दौला के साथ, क्लाइव की। घटना है 16 अगस्त सन 1765 को। और साथ ही साथ बारन हेस्टिंग के साथ भी ये बनारस की संधि करते हैं 1773 में। तो देखिए, एक यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही है, लेकिन आपको लग रहा है सिर्फ पानीपत के बारे में जो है हल्का सा बता के सर निकल गए, या बक्सर के युद्ध के बारे में हल्का सा बता के निकल गए, या बनारस की संधि ये क्या थी सही तरीके से, इसके बारे में जो है सर हल्का सा बता के निकल गए। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो है यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से भारत में अलग अलग स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र राज्य विकसित हुआ, और उसके बाद उनका जो है किस तरह से विदेशी कंपनियों से टकराव होता है। वहाँ पर हम लोग फिर जो है प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, या और भी घटनाएं, उनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मदद मिल रही है इससे, तो इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।